90s के किड्स 2000 की शुरुआत में हॉलीवुड से रूबरू हुए, तब फिल्में देखने का एक ही चारा होता था, पायरेटेड सीडी। हाई-फाई एक्शन फिल्में देखने के चक्कर में मैट्रिक्स, टर्मिनेटर की पायरेटेड सीडी धड़ल्ले से बेची और खरीदी गई। पुरानी फिल्में तो यदा-कदा केबल पर ही हम देख पाते थे, लेकिन नई रिलीज हुई अंग्रेजी फिल्मों को देखने का यही तरीका तब हमारे पास में था। ऐसी एक फिल्म थी वर्टिकल लिमिट, सन 2000 में रिलीज हुई। फिल्म में दो भाई बहन माउंट K2 पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, लेकिन फिल्म की शुरुआत में अपना जी के चकराया जब मुंह अमेरिकन मदद मांगने फौज के पास पहुंचे। हमने सोचा कि अब तो किसी भारतीय को दिखाया जाएगा क्योंकि इनको ज़रूरत है, पहाड़ पे फंस रहे हैं। लेकिन फौज के अफसर की जैकेट में पाकिस्तान का बिल्ला चमक रहा था। प्रोटेस्ट दर्ज होता, लेकिन तब तक अमेरिकन हीरो 30-30 फुट बर्फ की दरारों को उछलकर पार करने लगा, वो भी अकेले और बिना रस्सी के। उसकी कलाकारी पर ये 12 साल का लड़का ऐसा रीझा कि पाकिस्तानी बिल्ले और K2 दोनों को भूल गया। ये कमल जी अपने बारे में बता रहे हैं, जो तारीख के एपिसोड्स लिखते हैं। याद आया कई साल बाद जब पता चला कि K2 तो गिलगित बल्तिस्तान में है और पाकिस्तान 1947 से उस पर कब्जा जमाकर बैठा है। जब कभी कश्मीर मुद्दे की बात होती है तो गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जोड़कर बताया जाता है। लेकिन तारीख के इस एपिसोड में हम इतिहास की बात करते हैं और इतिहास के हिसाब से कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की कहानी थोड़ी अलग अलग है। कैसे, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़े ऐतिहासिक किस्से और कहानियां जो भारत से जुड़े होते हैं। 26 अक्टूबर का दिन है और आज की तारीख का संबंध है कश्मीर से। पहले क्रोनोलॉजी समझते हैं। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह दुनिया से रुखसत हुए और उत्तर पश्चिम भारत में सिखों का साम्राज्य सिमटता चला गया। 1845 में पहला एंग्लो सिख युद्ध हुआ, अंग्रेज जीते और 1846 में लाहौर ट्रीटी पर दस्तखत हुए। इसके अनुसार कश्मीर अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। अब अंग्रेज इस ठंडे और पहाड़ी इलाके में अपने कीमती समय और पैसे की खपत करने में ज्यादा दिलचस्पी ले नहीं रहे थे, लिहाजा वही तरीका अपनाया गया जैसा बाकी कई और रियासतों के साथ में आजमाया गया था। कुछ ही हफ्तों के अंदर अंग्रेजों ने 75 लाख रुपए लेकर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का इलाका महाराजा गुलाब सिंह के हवाले कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अपने पॉलिटिकल एजेंट्स की मदद से उन्होंने इस इलाके पर बाहर से कंट्रोल बनाए रखा। इसी दौरान रशिया सेंट्रल एशिया में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जिसका रास्ता गिलगित बल्तिस्तान से होकर खुलता था। अंग्रेज किसी हाल में ऐसा होने नहीं देना चाहते थे, लिहाजा 1877 में अंग्रेजों ने गिलगित के उत्तरी इलाकों को जोड़कर एक नया नाम दिया, गिलगित एजेंसी। 1913 में अंग्रेजों ने इस इलाके की देखरेख के लिए एक पैरामिलिट्री फोर्स बनाई जिसका नाम था गिलगित स्काउट्स। इसमें लोकल लोग शामिल थे, लेकिन कमांड ब्रिटिश अफसरों के हाथ में थी। नाम याद रखिएगा क्योंकि इन्हीं की इस कहानी में मुख्य भूमिका है। 1935 में दूसरे विश्व युद्ध के आसार नजर आने लगे तो अंग्रेजों ने गिलगित को राजा हरि सिंह से 60 साल की लीज पर ले लिया। तब से ये इलाका फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाने जाना लगा। फिर आया 1947, अंग्रेजों ने भारत से जाने की ठानी तो उनके लिए सवाल ये नहीं था कि कश्मीर कहा जाएगा। उनके हिसाब से कश्मीर हरि सिंह की रियासत थी और सभी रियासतों को यह हक था कि वो किसे चुने। लेकिन जैसे हमने पहले बताया, गिलगित का इलाका तब हरि सिंह के कब्जे में तो था नहीं, अंग्रेजों ने लीज पर उठाया हुआ था। इसीलिए उस इलाके के प्रशासन को किसी न किसी को तो सौंपना ही था। भारत पाकिस्तान के रस्साकशी से बचने के लिए अंग्रेज सरकार ने तय किया कि गिलगित का इलाका हरि सिंह को वापस सौंप दिया जाए। इसके लिए तारीख तय हुई थी 1 अगस्त। अब गिलगित का प्रशासन हाथ में लेने के लिए हरि सिंह ने ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को गिलगित का गवर्नर बनाया और वहां भेजा। जब ब्रिगेडियर घनसारा गिलगित पहुंचे तो मालूम चला कि वहां अलग ही खेल चल रहा है। वहां के लोकल नौकरशाहों ने आपदा में अवसर खोज लिया था। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी तनख्वाह बढ़ाई नहीं जाएगी वो किसी के हुक्म की तामील नहीं करेंगे। तब घनसारा सिंह ने श्रीनगर को कई संदेश भेजे कि गिलगित में हालात काबू से बाहर जा सकते हैं। तब कश्मीर स्टेट फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ हुआ करते थे जनरल HL स्कॉट। घनसारा के साथ वो भी गिलगित पहुंचे हुए थे। 1 अगस्त का दिन आया और गुजर भी गया। कहाँ हरि सिंह गिलगित की आस लगाए बैठे थे और कहाँ उन्हें पता चला कि कश्मीर की गद्दी भी खतरे में पड़ सकती है। जब HL स्कॉट गिलगित के हालात से रूबरू करवाने के लिए श्रीनगर पहुंचे तो हरि सिंह ने उनकी बात को तवज्जो नहीं दी ज्यादा। हरि सिंह खुद इस राउंड रॉबिन में फंसे थे कि किसकी तरफ जाएं। सबसे आसान ऑप्शन था कि कश्मीर भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी को ना चुने ताकि उनकी रियासत बरकरार रहे महाराजा साहब की। पाकिस्तान में जाना वो अफोर्ड कर नहीं सकते थे और भारत का नरम रवैया देखकर उन्हें लगा कि उनके पास
निर्णय लेने के लिए अभी काफ़ी दिन है। उधर गिलगित में अपनी पैठ बनाने के लिए घनसार सिंह ने लोकल कबीलों को कांटेक्ट किया, लेकिन देने के लिए ना उनके पास में पैसे थे और ना ही उनका कोई रसूख तब तक वहां बन पाया था। ऊपर से गिलगित के 75% इलाके पर स्काउट्स का कब्जा था। गिलगित स्काउट्स जो दिन पर दिन गवर्नर की अथॉरिटी को धता बताए जा रहे थे। कुल मिलाकर कहें तो बारूद का ढेर तैयार था, जिसे सिर्फ एक चिंगारे की जरूरत थी और जिसे वहां गिरने में ज्यादा दिन भी नहीं लगे। एक अंग्रेज अफसर की एंट्री होती है, विलियम ब्राउन। अधिकतर अंग्रेज अफसर भारत पाकिस्तान से निकलने की तैयारी में थे, लेकिन ब्राउन पर देशभक्ति का जोश कायम था और वो भी पाकिस्तान की तरफ से। उसने ठानी थी कि जब तक गिलगित पाकिस्तान से मिल नहीं जाता वो गिलगित से निकलेगा नहीं। अक्टूबर आते आते राजा हरि सिंह का फेस द ट्रूथ मोमेंट आ गया था, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। पाकिस्तान ने लिखित में वादा किया था कि वो स्टेटस को बनाए रखेगा। हरि सिंह से उन्हें कोई खास उम्मीद थी नहीं, लेकिन शेख अब्दुल्ला को लेकर उनका भरोसा था कि वो कश्मीर की आवाम को पाकिस्तान के पक्ष में कर लेंगे। शेख अब्दुल्ला का सुर भी बदलता जा रहा था, कभी वो भारत के पक्ष में नजर आते तो कभी अलग आज़ाद कश्मीर के। इसे देखते हुए 22 अक्टूबर के दिन पाकिस्तान ने कश्मीर में ऑपरेशन गुलमर्ग की शुरुआत कर दी। 200 से 300 लॉरियों में भरकर आए पाकिस्तानी कबीलाइयों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। वो श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे। राजा की फौज के काफ़ी सिपाही भी हमलावरों के साथ हो लिए थे। इन्होंने ऐलान किया कि 26 अक्टूबर को वो श्रीनगर फतेह करके वहाँ की मस्जिद में ईद का जश्न मनाएंगे। जब बात हाथ से निकलती दिखी तो 24 अक्टूबर की रात हरि सिंह ने दिल्ली से मदद मांगी। नाजुक हालात को देखते हुए अगली सुबह माउंटबेटन की अध्यक्षता में डिफेंस कमेटी की एक बैठक हुई। तय हुआ कि वीके मेनन कश्मीर पहुंचेंगे। कश्मीर पहुंचकर उन्होंने राजा हरि सिंह से मुलाकात की। हरि सिंह के पास अब कोई चारा नहीं बचा था कि वो भारत में विलय करें या नहीं, इसलिए इस बार वो विलय के लिए तैयार हुए। इसी के बाद आज ही के दिन यानी 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया और आधिकारिक रूप से कश्मीर का भारत में विलय हुआ। फिर मदद की अपील करते हुए हरि सिंह ने गवर्नर जनरल को चिट्ठी लिखी। इसमें लिखा कि वो तत्कालिक अंतरिम सरकार का गठन करना चाह रहे हैं। इसमें शासन की जिम्मेदारी निभाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला और रियासत के वजीर मेहरचंद महाजन। दोनों चीज़ें लेकर मेनन दिल्ली लौटे। फिर से डिफेंस कमेटी की मीटिंग हुई। नेहरू का कहना था कि अगर भारत ने फौज नहीं भेजी तो जम्मू कश्मीर में भयंकर मारकाट होगी। तय हुआ कि कश्मीर की मदद की जाए और यह भी तय हुआ कि जब कश्मीर में कानून व्यवस्था के हालात सामान्य हो जाएं तो एक जनमत संग्रह कराया जाए। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना हवाई रास्ते से कश्मीर में लैंड हुई और पाकिस्तानी कबीलाइयों के साथ जंग की शुरुआत भी की। ये था कश्मीर का हाल। इसके बाद कैसे पाकिस्तान पीछे हटा और एलएसी बनी ये हम जानते हैं, लेकिन हम इस दौरान गिलगित में क्या हुआ ये थोड़ा कम जानते हैं। वहाँ एक दूसरा ही खेल चल रहा था। वहाँ अब तक पाकिस्तान की एंट्री भी नहीं हुई थी। कश्मीर में भारत एंटर हुआ तो विलियम ब्राउन को अंदेशा हुआ कि अब कुछ ना किया गया तो भारत गिलगित भी पहुंच सकता है। इसीलिए 31 अक्टूबर की रात वो 100 से ज्यादा गिलगित स्काउट्स को लेकर पहुंचा गवर्नर निवास और उसे घेर लिया। उसने गवर्नर से सरेंडर करने को कहा, लेकिन वो सरेंडर पर रुका नहीं। उसने कश्मीर लाइट इन्फेंट्री डिवीजन के 6 सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। इसके 4 दिन बाद गिलगित में पाकिस्तान का झंडा फहरने लगा। ये सब ब्राउन की कारस्तानी थी, लेकिन अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करते हुए वो इसे आवाम का विद्रोह करार दे रहा था। ये बात पाकिस्तान के हक की थी। वो नहीं चाहते थे कि इसमें उनका कोई हाथ दिखे भी। पाकिस्तान आज भी यही दावा करता है कि गिलगित का विद्रोह आवाम का विद्रोह था, जबकि विलियम ब्राउन ने खुद अपनी किताब द गिलगित रेबेलियन में इस बात की तस्दीक की है कि गिलगित में जो हुआ वो उसके इशारे पर हुआ था और उसमें गिलगित स्काउट्स का ही हाथ था। जनवरी 1948 में ब्राउन ने गिलगित स्काउट्स की कमान कर्नल असलम खां के हाथ में दी। ये कौन थे? ये वही थे जो कश्मीर में घुसे कबीलाई लड़कों का नेतृत्व कर रहे थे। अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने गिलगित में अपनी सेना भेजकर वहां पूरी तरह से कब्जा जमाया। पाकिस्तान भी इसे कथित आज़ाद कश्मीर कहकर नॉर्दर्न एरियाज बुलाता रहा कई सालों तक, दशकों तक। फिर नाम बदलकर वापस वही कर दिया जो था गिलगित बल्तिस्तान। और तब से लेकर अब तक पाकिस्तान केटू को अपनी चोटी बताता रहता है और अपन सिर्फ किताब में इसमें चढ़ पा रहे हैं। एक बार फाइनली समरी देखें कि पाकिस्तान का दावा क्या है। पाकिस्तान का कहना है कि चूंकि राजा हरि सिंह लोगों द्वारा चुने नहीं गए थे तो गिलगित पर उनका हक कैसा। इस लॉजिक के लिहाज से जितनी रियासतों ने पाकिस्तान को चुना उनमें कोई शासक लोगों का चुना हुआ तो था नहीं, तो इस लिहाज से किसी भी रियासत पर पाकिस्तान का हक कैसे हो सकता है। गलत था कि सही था, तब जिसकी लाठी उसकी भैंस का जमाना था। गिलगित को अंग्रेजों ने लीज पर लिया था और लौटाया भी था, लेकिन मुंह जुबानी नहीं।
बाकायदा पूरी कलम दावत और पोथी के साथ लिखकर। इसीलिए कानूनों और दस्तावेजों के हिसाब से गिलगित बल्तिस्तान का निर्णय राजा हरि सिंह को ही करना था, और हरि सिंह के दस्तखत इस बात की गवाही देते हैं कि उन्होंने गिलगित का भारत में विलय होना ही चुना था। दस्तखत के मामले में पाकिस्तान का दावा है कि हरि सिंह ने दबाव में आकर हस्ताक्षर किए थे। अब मुद्दा ये कि सेना के आने से पहले ही अगर दस्तखत हो चुके थे तो दबाव किस बात का था। हमारी या आपकी बात से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन जैसा हमने पहले कहा, इतिहास का मतलब है रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड जैसा था वैसा हमने आपके सामने पेश कर दिया है। आज के लिए इतना ही। तारिक के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने, उन्हीं की वो बचपन की याद थी। अगर तारिक के आप एपिसोड्स को पसंद करते हैं और उन्हें देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि हम इस एपिसोड को, इस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को बेहतर कैसे कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अब अगले एपिसोड में। इस एपिसोड को लिखने वाले का नाम मैं बता चुका हूँ, कमल। रिकॉर्ड करने वालों का नाम जब हम भूल जाते हैं तो फिर हमें टोका जाता है। तो इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया है कैमरे पर हमारे दोस्त दीपक ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।